क्या कर सेंटर दे दिया, दे दिया। बाकी लोग चेक नहीं किया क्या रे? कुछ का दिया है, कुछ का नहीं दिया है। जिसका 25 को किसका है? वेरी गुड। आज कितना तारीख है? 16। वेरी गुड। लाइव कर दिया। 6 साल बाद ये घटना घटित होने वाला है। 2018 में हुआ था, 2024 लास्ट है। 2018 के बाद नहीं हुआ है। हाँ, सब आज शाम तक दिए देगा। अरे देगा तो एक आध दिन में दिए न देगा। सब एक आध दिन में, हर हर रात तुम्हारी आखिरी रात होगी। कहते हैं ना, यही रात अंतिम, यही रात बाकी। अटेंशन मिलना है। चला पिटिया तो जितना बच्चा है लगभग सबके हो जाएगा। जो भी बच्चा मेरे कोचिंग से पिछला 3-4 महीने से जुड़ा हुआ है, 3 महीने से, उस सब के पीटी हो जाएगा। A to Z, A to Z मतलब 98%। एक आध दो टेंटा फुच्चा बच जाए तो बच जाए। पीटी का टेंशन नहीं है भाई साहब, पीटी से डर नहीं लगता। मेंसवा में झोल है, मेंसवा में झोल है। वहाँ बेसिक साइंस है, इंजीनियरिंग ड्राइंग है, ट्रेड है, वहाँ थोड़ा सा झोल है। शुरू करें? लाइट नाम तो सुना ही होगा। लाइट के बारे में सर्वप्रथम जो स्टेटमेंट दिया था, वो स्टेटमेंट दिया था न्यूटन ने। किसने दिया था? कहा, साबित किया, घटना, किस घटना के द्वारा? एक दिन ऐसा चला ही जाता है जब परीक्षा हो जाता है, ठीक है ना। इसीलिए कहते हैं जब आप बहुत दिनों की मेहनत करते हैं ना, तब एक दिन आपको सफलता मिलती है। अब डिसाइड होगा कि कौन कितना रात जगा है और कौन कितना मुर्गा भात खाया है, ठीक ना। तो चला, हमारे लिए तो सब बराबर है। जो तोरा पढ़ाए हैं, जकरा नहीं होगा ओकरो वही पढ़ाए हैं, जकरा होगा वही पढ़ाए। और हमको लगता है हिंदी भाषी क्षेत्र में लगभग बच्चा पढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं आप ये समझिए कि आप अपने अंदर झांकने की जरूरत है। और नहीं हो तब भी नहीं हड़बड़ाना है। जस्ट अगला 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 तुमको 6 मौका मिलने वाला है। पहले मौके में हड़बड़ा जाओगे तो गड़बड़ा जाएगा। मान लो किसी कारणवश तुम्हारा एग्जाम थोड़ा खराब चल भी जाता है, तो अगले 6 मौके तुम्हारे इंतजार में है। अगले दिन से फिर लग जाना, तब तो हर काम होगा। देखो, कण किसने कहा था? न्यूटन ने। किसने कहा था? साबित किया आइंस्टाइन ने। किसने साबित किया? घटना थी प्रकाश वैद्युत प्रभाव की। घटना किसकी थी? प्रकाश वैद्युत प्रभाव की। प्रकाश को कण कहा था न्यूटन ने, साबित किया आइंस्टाइन ने। किस घटना के द्वारा? प्रकाश वैद्युत प्रभाव के द्वारा। उसके बाद तरंग कहा था हाइजेन ने, इसको साबित किया यंग ने। किस घटना के द्वारा? व्यतिकरण के द्वारा। आधुनिक विचारधारा के अनुसार प्रकाश, चूंकि दोनों बातें साबित हो गई है, इसलिए प्रकाश कण भी है और तरंग। रोमर ने निर्वात में प्रकाश के वेग का पता लगाया, जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश कैसी तरंग है? आपको कहेगा ये जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव है, इसकी खोज की थी, इसका खोज किया था हर्ट्ज ने। इसका खोज किसने किया था? हर्ट्ज ने 1903 ईस्वी में। और इसको साबित किया, या यूं कहें कि इस घटना की व्याख्या की थी। इस घटना की व्याख्या आइंस्टाइन ने किया। किसने किया? आइंस्टाइन ने किया 1905 में, जिसके लिए इसको नोबेल दे दिया गया 1921 में। इतने पूछता है, कहेगा बताओ प्रकाश के कण किसने कहा? न्यूटन ने। साबित किसने किया? आइंस्टाइन। किस घटना के द्वारा? प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की? हर्ट्ज ने।
1903 में, व्याख्या आइंस्टाइन में 1905 में, नोबेल आइंस्टाइन को मिला 1921 में। उसके बाद आते हैं तरंग, किसने कहा? हाइजन ने। साबित किसने किया? यंग ने। किस घटना के द्वारा? व्यतिकरण के। और रोमर ने निर्वात में प्रकाश के वेग का पता लगाया, जो होता है 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकंड। आधुनिक विचारधारा के अनुसार चूंकि दोनों बातें साबित हो गई, कण भी और तरंग भी, तो हम कहते हैं प्रकाश कण भी है और तरंग भी। कहते हैं न्यूटन के अनुसार प्रकाश कणों से मिलकर बना है, जिसे क्या कहते हैं? कणिका। 1905 ईस्वी में आइंस्टाइन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की। इसके लिए 1921 ईस्वी में इसे क्या मिला? नोबेल में। प्रकाश विद्युत प्रभाव के द्वारा कौन गुण को साबित किया गया? कण गुण। देखो ना, प्रकाश विद्युत प्रभाव के द्वारा कौन गुण साबित किया गया? कण गुण को साबित किया गया। हाइजन के अनुसार प्रकाश क्या है? तरंग। यंग ने व्यतिकरण के सहायता से तरंग गुण को क्या किया? साबित किया। आधुनिक विचारधारा के अनुसार प्रकाश कण भी है और तरंग। और रोमर ने सन 1676 में निर्वात में प्रकाश के वेग का पता लगाया, जो होता है 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकंड। क्लियर है? करा लिख लो। प्रकाश विद्युत प्रभाव, खोज हर्ट्ज 1903, व्याख्या आइंस्टाइन 1905, नोबेल 1921। जल्दी लिख, अरे किताबें में लिख न दो। न न न न न न न न न। हो गया? रूम के लिए ना? हम भाई खुजवा देते हैं, रुको न। मेरा एगो ये भी काम है। ये रूम, रूम, सिंगल बेड, डबल बेड में भी एक बेड, सिंगल रूम, रूम, हाँ वहाँ है, उसके पास बैठ जाओ, दिलवा दे। जाओ ना, उसके पास बैठ जाओ, दिलवा दे। तुमको चाहिए कि तुम्हारे पास है? तुमको चाहिए? अरे यार, और वो दोनों पीछे है, उसके पास है। चले जाओ उसके पास। तुम भी चले जाओ उसके पास, दूगो है वहाँ। चले जाओ उठ के, पीछे जाओ ना। हो गया? अरे हुआ? ये लड़का देखो अभी आया है पढ़ने। ये डोम समाज से है, और ये मेरे लिए दौरा वगैरह एक बहुत अच्छा सुंदर सा बुन के लाया। और ये बोला क्या हमको कि सर हम पढ़ लेंगे तो मेरे समाज के सारे लोग पढ़ने की ओर अग्रसर हो जाएंगे। हमको सर अपने लिए नहीं पढ़ना है, हमको हमारे समाज को बदलने के लिए पढ़ना है। अगर चला हम रूम भी दिलवाएंगे और अगर पढ़ाएंगे भी, पैसों नहीं लेंगे। ये कितना बड़ा बात ही बोला है, ये सोच के देखना। कि मतलब ये कह रहा है कि सर हम पढ़ लेंगे तो 50 को और आएगा हमारे समाज के पढ़ने के लिए। मतलब सुने तो मेरा रोआ जो है खड़ा हो गया। ये क्लियर है? चला। खोज कौन किया? हर्ट्ज 1903। व्याख्या कौन किया? आइंस्टाइन। अब एक होता है ट्रांसपेरेंट, नहीं सुना है? ट्रांसपेरेंट है कपड़ा, मतलब आर पार दिखता है, मतलब पारदर्शी, प्रकाश आर पार जाएगा। उसके बाद अपारदर्शी, अर्धपारदर्शी, जिसको आप क्या कहते हैं? ट्रांसलूसेंट, मतलब अंशतः प्रकाश आर पार जाएगा। और उसके बाद ओपैक, अपारदर्शी, प्रकाश आर पार नहीं जाएगा। मलमल का कपड़ा पूछता है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, मलमल का कपड़ा आर पार दिखता है। अरे मलमल का कपड़ा मतलब सूती कपड़ा देखे हो, आर पार दिखता है कि नहीं? आर पार दिखता है तो उसको हम कहते हैं क्या? अर्ध पारदर्शी। शीशा हो गया पारदर्शी, बोलो रे। स्टील हो गया अपारदर्शी। अब दर्पण क्या हुआ? दर्पण में एक साइड पेंट किया हुआ होता है, अपारदर्शी। और लेंस आर पार दिखता है, पारदर्शी। चश्मा में लेंस होता है, आर पार दिखता है, पारदर्शी। बोलवे नहीं करे? याद न रहे ना तो यही पूछता है। ये हिंदी वाला नहीं पूछता है। हिंदी वाला पूछेगा सब बना देगा, पारदर्शी आर पार दिखे, अर्ध पारदर्शी आधा अधूरा दिखे, अपारदर्शी नहीं दिखे। लेकिन है ही वाला पूछता है। इसको ऐसे याद रखो। ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी तो सब जानता है, बोलो रे। ऐसे ट्रांसजेंडर का नाम सुने हो? ट्रांसजेंडर क्या होता है? न मेल न फीमेल बीच में, तो कहते हैं ट्रांसलूसेंट जो है अर्ध पारदर्शी है। क्या है ये? ओपैक पैक है, ओपैक पैक है।
ओपेक पैक, ओपेक पैक, ओपेक पैक, ओपेक पैक। नहीं समझा? पैक है मतलब प्रकाश आर पर जाएगा, अपारदर्शी या ट्रांसलूसेंट आ जाएगा, अर्ध पारदर्शी, और ट्रांसपेरेंट आ जाएगा, पारदर्शी। मलमल का कपड़ा क्या है? अब प्रकाश का परावर्तन, एक होता है परावर्तन, एक होता है अपवर्तन, पीछे भी पढ़ाए हैं। अगर कोई किरण किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में आ गया, परावर्तन। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गया, अपवर्तन। अभी हम बोल रहे हैं, वहां से टकराकर तुम तक फिर आ रहा है, तो परावर्तन। हम बोलेंगे, तुम पानी में सुनेगा, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा, अपवर्तन। क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? जब कोई प्रकाश किसी सतह से टकराती है और वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, यह घटना क्या कहलाता है? परावर्तन। परावर्तन के फल से मान लो हम प्रकाश से हम जाके केकरो से टकरा जाएंगे, तो मेरी तीव्रता कमी होगी कि वृद्धि होगी? तीव्रता और आयाम में कमी होगी। मेरा जो आयाम मतलब विस्थापन ना, महत्तम विस्थापन को क्या कहते हैं? आयाम। तो मेरा जो तीव्रता और आयाम है वो उतने रहेगा कि कमेगा? तीव्रता भी कमेगा टकराने के बाद, आयाम यानी विस्थापन भी क्या होगा? कम होगा। तो कहते हैं अगर कोई प्रकाश किसी सतह से टकराता है, वापस उसी माध्यम में लौट जाता है, तो यह घटना क्या कहलाता है? परावर्तन। दर्पण के पीछे जो ये कलई किया हुआ होता है वो सिल्वर नाइट्रेट का होता है, क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक है। कौन सबसे अच्छा परावर्तक है? सिल्वर नाइट्रेट प्रकाश का सबसे अच्छा क्या है? परावर्तक। तो दर्पण के पीछे कलई इसी का होता है। ये एक होता है अभिलंब, अभिलंब जो दर्पण पर लंब होता है उसे हम क्या कहते हैं दोस्त मेरे? अभिलंब कहते हैं। और ये आपतित किरण है। ये कौन किरण है? आपतित किरण है। और ये कौन किरण है? परावर्तित किरण है। आपतित किरण को हम लोग इंसिडेंट रे कहते हैं, इस एंगल को आई कहते हैं, और इस एंगल को क्या कहते हैं? आर। युवा इंसिडेंट रे, युवा रिफ्लेक्टेड रे, यानी परावर्तित किरण। और ये क्या हो गया दोस्त मेरे? अभिलंब। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपतन कोण जब भी बनेगा दर्पण से नहीं बनता है, कहां से बनता है? अभिलंब से। कहां से बनता है? और परावर्तन का नियम है एंगल आई बराबर एंगल आर। एंगल आई बराबर एंगल आर। और दूसरा नियम कहता है इसका, धूल उड़ रहा है ना रे, तुम लोगों को धूल का पता नहीं चलता है। एक को दिन खाली रहेगा तब ना झाड़ू वो लगेगा। तो बंद करो पंखा। हेलो 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 हेलो। आप देखो, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, तीनों एक तल में कि अलग अलग तल? तल मतलब ये बोर्ड के तल में। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर। दर्पण के पीछे कलई किसका होगा? सिल्वर नाइट्रेट। परावर्तन के फलस्वरूप तीव्रता और आयाम में क्या आएगा? कमी आएगी। हम तुमको देख पाते हैं परावर्तन के कारण, वहां से प्रकाश आई, तुम्हारे मुंडी से टकराई, मेरी आंख तक आई, हम तुमको देख पाते हैं। किसी को कोई देख पाता है किसके कारण? परावर्तन। जब प्रकाश किसी सतह से टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है, तो यह घटना प्रकाश का क्या कहलाता है? परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन के फलस्वरूप तीव्रता और आयाम में कमी आती है, जबकि तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति इत्यादि नहीं बदलता है। परावर्तन के नियम आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक तल में होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। अब देखो, एक होता है प्रकाश पेरिस्कोप, एक होता है कैलिडोस्कोप। पेरिस्कोप होता है दोस्त मेरे, ये ऐसा होता है पेरिस्कोप। कैलिडोस्कोप आप मेला वगैरह में बहुरूपदर्शी कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट आप कभी देखे हैं जिसमें ऐसे से घुमाता था, अलग अलग रंग दिखाई देता था? उसको कैलिडोस्कोप कहते हैं। बहुरूपदर्शी, बहुरंगी प्रतिबिंब आपको दिखाई देता है। आई है दोस्त मेरे पेरिस्कोप। पेरिस्कोप में क्या होता है? दो समतल दर्पण प्रयोग किए जाते हैं। कितने समतल दर्पण? यहाँ पर आपका आंख है और आप समुद्र में अंदर में है, तो यहाँ समुद्र के सतह पर जो नाव रहेगा या कोई अगर आ रहा है, तो यहाँ से ऐसा प्रतिबिंब आपके आंख तक बन जाएगा और आप बहुत आसानी से देख पाइएगा कि कौन आ रहा है। बोलन, अगर कोई नाव आ रहा है तो आप बहुत आसानी से देख पाइएगा कि कौन आ रहा है, यहाँ अंदर में छुपकर, बंकर में छुपकर या समुद्र के नीचे छुपकर सतह की चीजों को देखने के लिए हम लोग पेरिस्कोप का उपयोग करते हैं। इसमें दो समतल दर्पण होता है, एक दूसरे से 45 डिग्री के कोण पर। कितना कोण पर? बंकर में छुपकर
मान लो कहीं फिर मैदान है पूरा का पूरा, जहां तुम खड़ा होगा तो लोग तुमको देख लेगा, वहां लोग क्या करता है, छोटा सा गड्ढा करता है, गड्ढा के नीचे सारा चीज बना लेता है और ये वो मात्र पाइप ऊपर में निकाल देता है और चारों तरफ घुमा घुमा के देखते रहता है कोई आ तो नहीं रहा है अंदर में रह के। इसी का नाम क्या है, पेरिस्कोप। प्रकाशीय गेज भी परावर्तन के सिद्धांत पर है और यह भी परावर्तन के सिद्धांत पर है। कैलिडोस्कोप भी परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। परावर्तन मतलब प्रकाश। कौन कौन है? अब चिल्लाने से क्या होगा? एनसीएल वाला जो मुद्दा है, कितना वीडियो बना बना के बोले बाबू ऐसे करना, बाबू ऐसे करना। अब बाबू लोग तो अपने मन से ऐसे वैसे कर देता है। बाबू जी के नाम अपन में अपन नाम, अपन नाम में बाबू जी के नाम। साला बोर्डो कंफ्यूज हो जाएगा, बाप बेटा से पहले आया था कि बेटा बाप के बाद आया था। कहता है सर साइबर वाला कर दिया। ये बात, साइबर वाला बात तुम बोर्ड को समझा पाएगा? बोर्ड समझ लेगा? हद तो तब होता है जब अपना नाम में माई के नाम रख देल है, वो भी दो सर के। वो हमको लगता है साइबर वाला बहुत लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देगा। वो छोटा सा को इतना हड़बड़ी उस 100 टका कमाने का रहता है। देखो 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 देखो, चेक करो, देखो चेक करो, हाँ बोलिए बोलिए क्या है आपका, देखो चेक करो, देखो देखो, बोलिए 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 बोलिए, हाँ जी बोलिए ना जी। यही ना होता है, साइबर कैफे में यही होता है। ये दोस्त मेरे परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। किसके सिद्धांत पर काम करता है? कैलिडोस्कोप, पेरिस्कोप, प्रकाशीय गेज। प्रकाशीय गेज परावर्तन के सिद्धांत पर। पेरिस्कोप समतल दर्पण होता है कितने, दो, कितना डिग्री के कोण पर? दिए गए चित्र में एक्स और वाई, ए बी एक्स वाई जो है वो ए बी पर आपतित होता है। ये सॉल्यूशन है। प्रॉब्लम फिगर कुछ ऐसा है, ये ए है, बी है और ये सी है। दिए गए चित्र में एक्स वाई किरण ए बी पर आपतित हो रहा है, इसे हो रहा है। कहता है एसी से टकराने के बाद उसकी दिशा, ये जो एसी है इससे टकराने के बाद इसकी दिशा क्या होगी? ये ऐसे टकराएगा और टकराने के बाद इसकी दिशा ये हो जाएगी, तो क्या होगा बता? एक्स वाई के समानांतर लेकिन दिशा विपरीत। आंसर बता क्या होगा? ये पैरेलल का सिंबल है। एक्स वाई के समानांतर लेकिन विपरीत दिशा में, कि उसी दिशा में। देखो ना, इधर आ रहा है इधर जा रहा है, तो विपरीत की उसी दिशा में। चांदी प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक, इसलिए दर्पण पर किसकी कलई की जाती है? सिल्वर नाइट्रेट की कलई की जाती है। अब आ जाओ समतल दर्पण, नाम तो सुना ही होगा। ये क्वेश्चन यहां से चला, श्योर शॉट है। समतल दर्पण की अगर हम बात करें, ये ऐसा समतल दर्पण होता है, जितनी दूरी पर वस्तु रहेगा उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। बोलो हाँ। और दोस्त मेरे, इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा काल्पनिक सीधा, काल्पनिक सीधा वस्तु के बराबर पार्श्व उल्टा। देख लो बढ़िया से, काल्पनिक सीधा बराबर पार्श्व उल्टा, समझते हो? काल्पनिक, जैसे हम समतल दर्पण के सामने खड़े हैं ना, तो हमको, हम ऐसे अभी खड़े हैं, मेरा प्रतिबिंब जो बनेगा, हम ये हाथ उठाएंगे तो ये हाथ उठा हुआ दिखाई देगा, और ये हाथ उठाएंगे तो ये हाथ उठा हुआ दिखाई देगा। तुम लोग के साथ भी कभी ऐसा हुआ होगा, हुआ है? काल्पनिक बनेगा सीधा। कल्पना किया हुआ प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। कल्पना जब भी होगी सीधी होगी, ये एकदम दिमाग में एडजस्ट कर लो। कभी कोई कल्पना करता है काश हमको कोई जूता लेके मार रहा होता? कोई किया ऐसा कल्पना? सब लोग सोचते हैं काश हम नरेंद्र मोदी होते, काश हम तेजस्वी यादव होते, काश हम नीतीश कुमार जी होते, सबके नाम ले रहे हैं हमरा, काश हम जनसुराज के प्रशांत किशोर होते, वगैरह वगैरह। सब लोग अपने अपने हिसाब से सोचते हैं। तो कोई ऐसा सोचता है काश हम रोड पर यहाँ जूता खा रहे होते, आहा कितना मजा आता। कल्पना हमेशा सीधी होती है, वास्तविकता हमेशा उल्टी होती है।
दर्पण हो या लेंस हो, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा? सीधा होगा। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा? उल्टा होगा। तो दोस्त मेरे, काल्पनिक सीधा और बराबर, अब पार्श्व उल्टा, मतलब लेफ्ट उठाएंगे तो राइट दिखेगा, राइट उठाएंगे तो लेफ्ट दिखेगा। अगर जितनी दूरी पर वस्तु रहेगा उतनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतने बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। और अगर ये भी मीटर पर सेकंड से दौड़ेगा दर्पण की ओर, तो इसको अपना प्रतिबिंब 2 भी मीटर पर सेकंड से दौड़ता हुआ प्रतीत होगा। और अगर इसमें पूरी लंबाई आपको देखनी है अपनी, तो आपकी लंबाई का कम से कम आधी लंबाई का दर्पण होना चाहिए। यानी अगर हम 5 फीट के हैं तो कम से कम 2.5 फीट का दर्पण होगा, तभी पूरी लंबाई देख सकेंगे। 2 फीट का होगा तो देख नहीं सकेंगे। प्रतिबिंबों की संख्या अगर 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 हम, ये दर्पण है और ये आपतित किरण है, तो अगर हम दर्पण को थीटा कोण से घुमा देंगे ना, तो परावर्तित किरण 2 थीटा कोण से घूम जाएगी। ये आपतित किरण है, बोलो ने। अगर हम दर्पण को थीटा कोण से घुमा देंगे तो परावर्तित किरण कितना कोण से घूमेगी? 2 थीटा कोण से। कितना कोण से? अगर ये भी मीटर पर सेकंड से दौड़ेगा तो इधर से कितना मीटर पर सेकंड से दौड़ता हुआ प्रतीत होगा? 2 भी मीटर पर सेकंड से। जितना दूरी पर वस्तु रहेगा उतनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। अपनी पूरी लंबाई देखने के लिए दर्पण की लंबाई कम से कम वस्तु की लंबाई की क्या होनी चाहिए? आधा। और अगर कोई दो समतल दर्पण है जो एक दूसरे से थीटा कोण पर हैं, कितना कोण पर हैं? थीटा कोण पर हैं, तो बने प्रतिबिंबों की संख्या 360 बटे थीटा या 360 बटे थीटा माइनस 1। बने प्रतिबिंबों की संख्या 360 बटे थीटा या 360 बटे थीटा माइनस 1। हमेशा विषम संख्या होगा। हमेशा क्या होगा? विषम संख्या। अब मान लो अगर दो समतल दर्पण एक दूसरे से 90 डिग्री पर हैं, तो 360 बटे 90 करोगे तो 9 चौका 36, 4 आ गया। ये फॉर्मूला नहीं लगा के ये लगाएंगे, 4 में से 1 गया कितना? 3। अगर विषम आ जाता तो यही आंसर, और नहीं आएगा तो 1 घटा के आंसर। पता नहीं बुझा रहा है कि नहीं? तो कहते हैं दोस्त मेरे, समतल दर्पण काल्पनिक और आभासी एक के हैं। आवर्धित का मतलब बड़ा होता है, बिंब का मतलब वस्तु होता है, प्रतिबिंब का मतलब उसका प्रतिबिंब होता है। बिंब का मतलब वस्तु। काल्पनिक और आभासी एक के अलग अलग। हम कल्पना कर रहे हैं और हम आभास कर रहे हैं, दोनों तो कल्पने न है रे। वास्तविकता अलग होती है। काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। समतल दर्पण में दर्पण से वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है? समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? सीधा। किसी वस्तु की पूरी लंबाई देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी। अगर कोई व्यक्ति भी मीटर पर सेकंड से दर्पण की ओर दौड़ता है तो उसे अपना प्रतिबिंब 2 भी मीटर पर सेकंड से दौड़ता हुआ प्रतीत होगा। अगर समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमाते हैं तो परावर्तित किरण कितना कोण से घूमेगी? 2 थीटा कोण से घूमेगी। अगर कोई दो समतल दर्पण एक दूसरे से थीटा कोण पर हो तो उसके बीच बने प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? विषम होगी, जो बराबर होगी 360 बटे थीटा या 360 बटे थीटा माइनस 1। दो समतल दर्पण को समानांतर में रखने पर, अगर दो समतल दर्पण समानांतर में है तो समानांतर रेखाओं के बीच का कोण कितना होता है? 0 डिग्री। कितना डिग्री? तो 360 बटे 0 कर दोगे तो कितना आ जाएगा? अरे 360 बटे 0 कर दोगे कितना आ जाएगा ना? और इसमें दूसरा प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। वहां दूसरा कहेगा, अगर दो समतल दर्पण एक दूसरे से के समानांतर हो तो कैवा प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देगा? दूसरा। अब प्रतिबिंबों की संख्या कितनी हो जाएगी? अनंत, क्योंकि 360 बटे 0 बराबर कितना? अनंत। कहते हैं अगर कोई समतल दर्पण एक दूसरे से थीटा कोण पर हो तो उनके बीच बने प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? विषम, जो बराबर होगी 360 बटे थीटा या 360 बटे थीटा माइनस 1। दो समतल दर्पण को समानांतर में रखने पर अनंत प्रतिबिंब का निर्माण होता है, जिसमें दूसरा प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट होता है। समतल दर्पण का उपयोग कहां करते हैं? पेरिस्कोप में। कितने समतल दर्पण? 2। पेरिस्कोप का प्रयोग बंकर के अंदर छुपकर या समुद्र के अंदर छुपकर युद्ध करने के लिए किया जाता है। यदि कोई समतल दर्पण एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर हो, झुके हो, कोई दो समतल दर्पण एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर झुके हो तो उनके बीच बने प्रतिबिंबों की संख्या 360 बटे 90, 9 चौका 36, 4 में से 1 बराबर कितना? 3। क्लियर? अब देखो, अगर कोई व्यक्ति किसी समतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है और वह दर्पण की ओर 10 सेंटीमीटर जाता है तो प्रतिबिंब की प्रारंभिक स्थिति और वस्तु की अंतिम स्थिति के बीच की दूरी देखो, ये 25 पर है, प्रारंभिक वस्तु की स्थिति है, तो प्रारंभिक प्रतिबिंब की स्थिति भी 25 पर होगी। ये 10 इधर खिसक गया, ये भी 10 इधर खिसकेगा,
ये वस्तु की अंतिम स्थिति है कि प्रारंभिक? यहाँ प्रारंभिक थी, इधर किसका थी? अंतिम। ये प्रारंभिक प्रतिबिंब की स्थिति थी, इधर किसका? अंतिम ना। बोले वे नहीं करेंगे। अब कह रहा है बताओ तो प्रतिबिंब की प्रारंभिक स्थिति यानी ये और वस्तु की अंतिम स्थिति के बीच का दूरी कितना? 25 और 15 कितना हो गया? 40। नहीं समझे तो फिर समझाते हैं। अगर मान लो यहां वस्तु है, हम मान लो वस्तु है जो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है, हम 10 सेंटीमीटर इधर खिसकेंगे तो प्रतिबिंब भी उधर से 10 खिसकेगा। ये मेरा अंतिम स्थिति है कि प्रारंभिक? अंतिम ना। तो दोस्त मेरे ई 25 से 10 इधर खिसकाती भी 10 इधर खिसकेगा। ई वस्तु की अंतिम स्थिति, ये प्रतिबिंब की अंतिम स्थिति। प्रारंभिक स्थिति प्रतिबिंब की और वस्तु की अंतिम स्थिति के बीच का दूरी कितना होगा? 25 और 15 कितना हो जाएगा? 40। आज चलो एगो सवाल ही कर लेते हैं हम लोग। अगर मान लो ये दर्पण है, ये 40 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु है, तो 40 पर ही प्रतिबिंब बनेगा? बोले वह नहीं करेगा। मान लो ये 10 खिसक जाता है या 20 खिसक जाता है, ये भी 20 खिसकेगा? बोले वह नहीं करेगा। तो कहेगा ये प्रारंभिक है कि अंतिम? ये अंतिम ना है। आपको कहेगा बताइए तो वस्तु की अंतिम स्थिति और प्रतिबिंब की अंतिम स्थिति के बीच की दूरी कितनी? कितनी? आप कह देगा वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और प्रतिबिंब के अंतिम स्थिति के बीच की दूरी कितना? 40 और 20 60। क्लियर है? बोलन रे। अब दर्पण दो प्रकार के, एगो अवतल दर्पण है, एगो कौन दर्पण? उत्तल दर्पण। ये दोस्त मेरे अवतल दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या होता है? धसा हुआ होता है। परावर्तक सतह जिधर से पेंट करते हैं उसके अपोजिट होता है। बोलन रे। आई हो गया उत्तल दर्पण। उभरा हुआ कि धसा हुआ? एकरा कहते हैं नतोदार दर्पण। कौन दर्पण कहते हैं? नतोदार मतलब धसा हुआ। उन्नतोदार मतलब क्या हुआ? उभरा हुआ। तो देखो तो ये उभरा हुआ है कि नहीं है? परावर्तक सतह ये है, ये उभरा हुआ है, इसका परावर्तक सतह इधर से है, ये धसा हुआ है। इधर से पेंट करते हैं उसके अपोजिट परावर्तक सतह होता है। बोलन रे। और ये हो गया मुख्य अक्ष। कौन अक्ष हो गया? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष जो होता है जहां पर दर्पण को काटता है उसे क्या कहते हैं? पोल। क्या कहते हैं इसको? और इसका कहीं ना कहीं ये कर्व है तो सेंटर होगा। ये कर्व है तो कहीं ना कहीं सेंटर होगा। और इसमें जो किरणें जाती है उसको ये एक जगह केंद्रित करने का काम करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? फोकस। इसमें जो किरणें जाती है उसको ये क्या करने का काम करता है? फैलाने का काम करता है। और जहां पर ये मिलती हुई प्रतीत होती है उसको क्या कहते हैं? फोकस। तो ये चूंकि सभी किरणों को एक जगह केंद्रित करता है इसलिए उसको कन्वर्जिंग की डाइवर्जिंग, आई सभी को फैला देता है। डाइवर्जिंग इसको कहते हैं कॉन्वर्जिंग। इसको हिंदी में कहते हैं अभिसारी। इसको कहते हैं डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग इसको कहते हैं क्या? अपसारी। बोलो हाँ। बोलो हाँ। नाम लिख लो चला। अवतल दर्पण को नतोदार या अभिसारी दर्पण कहते हैं, उत्तल दर्पण को उन्नतोदार या अपसारी दर्पण कहते हैं। खाली नाम लिख लो। तो जो नहीं है तो क्वेश्चन है आपका। नंबर 1853 में और ये
कथा अवतल दर्पण को क्या कहते हैं? नतोदार दर्पण। क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग अभिसारी। और उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं? उन्नतोदार अपसारी। बोलो रे। अवतल दर्पण को सारी किरणों को एक जगह क्या करता है, और यहां से यहां तक की जो दूरी है दोस्त मेरे, इसको कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं हम लोग फोकस दूरी। क्या कहते हैं इसको? और यहां से यहां तक की जो दूरी है इसको कहते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या कहते हैं इसको? इसको वक्रता केंद्र कहते हैं, इसको फोकस कहते हैं, इसको पोल कहते हैं। यहां से यहां तक की दूरी को फोकस दूरी, यहां से यहां तक की दूरी को वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या। और ये दोनों में संबंध है एफ बराबर क्या होता है? r/2। एफ बराबर क्या होता है? ये जो एफ है ये पूरे आर का क्या है? आधा है। ये पूरा आर है ना, इसका आधा क्या है? एफ है। आप पढ़े भी होंगे। बोलेंगे मुख्य अक्ष जिस बिंदु से होकर गुजरता है वो बिंदु दर्पण पर कौन बिंदु कहलाता है? पोल। अब मुख्य अक्ष जो है ये काल्पनिक है कि वास्तविक है? दर्पण से कोई रेखा निकलता है क्या? ये काल्पनिक रेखा है जो दर्पण के दोनों तरफ होता है कि एक तरफ? और ये दर्पण पर कितना डिग्री पर होता है? लंब होता है, 90 डिग्री होता है। लिखना मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष लिख के डैश दो। पहला पॉइंट काल्पनिक रेखा, काल्पनिक रेखा कॉमा दर्पण के दोनों ओर, काल्पनिक रेखा कॉमा दर्पण के दोनों ओर क्या लिखा? काल्पनिक रेखा दर्पण के दोनों ओर कॉमा, कॉमा लिखा दर्पण पर 90 लंबवत, दर्पण पर लंबवत, दर्पण पर क्या होता है रे? लंबवत। अब आ जाओ इधर। कैसा प्रतिबिंब रहेगा, कहां रहेगा तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा? देखो अवतल दर्पण में, कौन दर्पण में दोस्त मेरे? अवतल दर्पण में ये आप पढ़े होंगे 9th-10th में भी, प्रतिबिंब का 6 गो कंडीशन पढ़े थे। ये पोल है, ये फोकस है, और ये क्या है? सेंटर है, और ये क्या है? अनंत। तो देखो अगर अगर अनंत पर वस्तु रहेगा, कहां पर वस्तु रहेगा? तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस पर। अनंत और सी के बीच रहेगा तो कहां बनेगा? एफ और सी के बीच। सी पर रहेगा, सी पर बनेगा, सी और एफ के बीच रहेगा, सी और अनंत के बीच बनेगा। एफ पर रहेगा, कहां बनेगा? अनंत पर। एफ और पी के बीच रहेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। पता है? ये देख लो, अनंत पर रहेगा, कहां बनेगा प्रतिबिंब? कहां बनेगा? फोकस पर। अनंत और सी के बीच रहेगा, सी और एफ के बीच सी पर रहेगा, सी पर सी और एफ के बीच रहेगा, सी और अनंत के बीच एफ पर रहेगा। कहां बनेगा? अनंत पर। एफ और पी के बीच रहेगा, दर्पण के पीछे। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, दर्पण हो या लेंस हो, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस में अनंत पर वस्तु रहेगा, फोकस पर प्रतिबिंब। अब फोकस पर वस्तु रहेगा, अनंत पर प्रतिबिंब। अब सेंटर पे वस्तु रहेगा, सेंटर पे प्रतिबिंब। बोलवे नहीं करेगा। और यहां से यहां तक ही कैसा बनेगा? छोटा। ई कैसा बनेगा? बराबर। कैसा बनेगा? बराबर बनेगा। और ये कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। और ये पूरा का पूरा वास्तविक। और कैसा बनेगा? उल्टा। आई बन जाएगा काल्पनिक, सीधा, और क्या? बड़ा। ये तो हो गया अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण की अगर हम बात करें, कौन दर्पण की बात करें, तो इसमें प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक, फिक्स है, सीधा, और वस्तु से कैसा? छोटा। अब पी और एफ के बीच बनता है, पी और एफ के बीच। ये अगर दर्पण है तो ये पी है और ये एफ है, तो इसके बीच बनता है काल्पनिक, सीधा, और कैसा? प्रतिबिंब छोटा। ये फिक्स है। बोलो ना रे। कहते हैं दोस्त मेरे, अनंत पर वस्तु रहेगा तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा? अनंत पर रहेगा तो कहां बनेगा? फोकस पर। अब फोकस पर रहेगा तो कहां बनेगा? अनंत पर। सेंटर पर रहेगा तो सेंटर पर।
कौन दर्पण में? कौन दर्पण में? अवतल में ना। कौन दर्पण में? कौन दर्पण में? अवतल दर्पण में। कैसा बनेगा? अनंत पर रहेगा तो कहां बनेगा? फोकस पर। फोकस पर रहेगा तो अनंत पर, सेंटर पे रहेगा तो सेंटर पे, और उत्तल में फिक्स है। में अनंत पर रहेगा तो कहां? फोकस पर। अब फोकस पर रहेगा तो कहां? अनंत पर। सेंटर पर रहेगा तो सेंटर पर। इसमें फिक्स है, उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक सीधा और छोटा बनेगा। कहां बनेगा? पी और एफ के बीच में। क्लियर है? अब एक बात बताओ, चिन्ह परिपाटी में चलते हैं थोड़ा सा। एगो दोस्त मेरे, भाई मेरे, मुन्नू हमर, कि ये ओ है ओरिजिन, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव। अरे एक्स एक्सिस पर इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, और वाई एक्सिस पर ऊपर में पॉजिटिव और नीचे निगेटिव। इसको मान लो तुम ओरिजिन, तो इधर वाली सारी दूरियां निगेटिव, इधर वाली दूरियां पॉजिटिव। पॉजिटिव बोले नहीं करे। एक बात तो हम बताते हैं, यू का मान यानी वस्तु दूरी हमेशा निगेटिव होगा, चाहे वो दर्पण हो या लेंस हो। यू का मान हमेशा क्या होगा? निगेटिव। अब बताओ, तो अवतल दर्पण है, इसका फोकस इधर है, तो निगेटिव के पॉजिटिव। उत्तल दर्पण है, इसका फोकस जो है वो, इसका फोकस जो है दोस्त मेरे, इसका जो फोकस है इधर है, तो एक्स एक्सिस पर इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव ना, इधर है तो पॉजिटिव ना। ये वो चीज हमेशा ध्यान रखना, जकरा में अ लगल होता है, अ का मतलब होता है अमान्य, जो मान्य नहीं है, और साधारण, जो साधारण नहीं है। जकरा में अ लगल होगा ओकर फोकस हमेशा निगेटिव होगा, चाहे वो अवतल दर्पण हो कि अवतल लेंस हो। आ जकरा में ऊ लगल होगा ओकर फोकस दूरी पॉजिटिव होगा, चाहे वो उत्तल दर्पण हो या उत्तल लेंस। नहीं है, बुझा होगा? अवतल दर्पण हो या अवतल लेंस हो, अ लगा हुआ है ना, अमान्य जो मान्य नहीं है, अ लगा हुआ है, अवतल दर्पण या अवतल लेंस होगा तो फोकस दूरी क्या होगा? निगेटिव। और उत्तल दर्पण उत्तल लेंस होगा, फोकस दूरी पॉजिटिव, और यू का मान हमेशा निगेटिव होगा। अब रह गया खाली भी, दर्पण हो या लेंस हो, यू का मान हमेशा क्या होगा? निगेटिव। अब रह गया खाली क्या? भी। अब भी में बढ़िया से देखो, भी में अगर देखोगे वास्तविक प्रतिबिंब इधर बनता है, इधर बनेगा तो निगेटिव के पॉजिटिव। तो अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी निगेटिव और काल्पनिक प्रतिबिंब की दूरी पॉजिटिव। ऐसे भी कल्पना पॉजिटिव होता है, कल्पना क्या होता है? पॉजिटिव। इसमें भी आओगे उत्तल दर्पण में भी था, इधर प्रतिबिंब न बनता है काल्पनिक, तो पॉजिटिव की निगेटिव। तो अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा पॉजिटिव और वास्तविक निगेटिव। लेंस में जाओगे तो उल्टा होता है, वहां काल्पनिक निगेटिव और वास्तविक पॉजिटिव होता है। बोलवे नहीं करेंगे। फिर से देखो, जहां जहां अ लगा हुआ होगा फोकस दूरी निगेटिव की पॉजिटिव, निगेटिव। ऊ लगा हुआ होगा फोकस दूरी पॉजिटिव, यू का मान हमेशा निगेटिव। दर्पण के केस में काल्पनिक होगा तो पॉजिटिव प्रतिबिंब दूरी, और वास्तविक होगा तो निगेटिव। दूरी कहां से नापते हैं? पोल से। कहां से नापते हैं? तो काल्पनिक किसमें क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। काल्पनिक क्या होगा? पॉजिटिव। लेंस में उल्टा होगा, काल्पनिक निगेटिव होगा, वास्तविक पॉजिटिव। एक होता दर्पण सूत्र, नाम तो सुना ही होगा। दर्पण सूत्र होता वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी। ध्यान से समझना, अगर 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 यहां से यहां तक की जो दूरी है, ये प्रतिबिंब दूरी, इसको भी से डिनोट करते हैं। ये प्रतिबिंब है कि वस्तु है? क्या है? आहे जो पोल से लेकर वस्तु तक की जो दूरी होती है, इसको यू से डिनोट करते हैं। आहे जो दूरी है फोकस से लेकर, किससे डिनोट करते हैं? इसको एफ से डिनोट करते हैं। प्रतिबिंब दूरी को भी से, वस्तु दूरी को यू से, अब फोकस दूरी को एफ से। तब ये तीनों में संबंध है, तीनों में संबंध है 1/, दर्पण के लिए, दर्पण के लिए संबंध है, दर्पण के लिए संबंध है, दर्पण के लिए संबंध है। क्या संबंध है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। और अगर लेंस के लिए कहिएगा तो लेंस के लिए संबंध है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। यहां से कभी कभी f बराबर r/2 तो पढ़े हैं अभी तुरंत। तो दोस्त मेरे कभी कभी क्या करता है, यहां से u भी एलसीएम ले लो, u प्लस v हो जाएगा, ये 1/f हो गया। यहां से अगर f निकालोगे तो कितना आ जाएगा? अरे f निकालोगे तो क्या हो जाएगा?
यू भी बटा यू प्लस भी हो जाएगा। एफ बराबर आर बाई टू कर दो तो ये हो जाएगा यू भी बटा यू प्लस भी। यू प्लस क्या हो जाएगा भी। अरे बोलो, यहां से आर निकालोगे तो क्या आ जाएगा टू यू भी अब बटा यू प्लस भी। यू प्लस क्या भी बोलो हाँ। देख लो बढ़िया से, वन बाई भी प्लस वन बाई यू बराबर क्या होगा वन बाई एफ। यू भी एलसीएम ले लेंगे, यू भी यू प्लस भी हो जाएगा वन बाई एफ। एफ बराबर यू ऊपर चल जाएगा, यू भी बटा यू प्लस भी। एफ बराबर आर बाई टू पुट कर देंगे तो ये दो इधर आ जाएगा तो टू यू भी बटा यू प्लस भी हो जाएगा। सेम मामला तो इधर हो सकता है एलसीएम लेके। ध्यान रखना, पहले हम लोग दर्पण पढ़ रहे हैं बाद में लेंस पढ़ रहे हैं, तो पहले प्लस होता है बाद में क्या होता है माइनस। क्लियर। कहते हैं गौर फरमाइए, यू क्या है वस्तु दूरी, भी क्या है प्रतिबिंब दूरी। ये देखना ये बराबर होगा अभी वाला किताब में। अरे बराबर है, वस्तु कभी छोटा बड़ा थोड़े होगा, प्रतिबिंब छोटा बड़ा होगा। अब देखो अब देखो, उत्तल दर्पण इसमें वस्तु के किसी भी स्थान के लिए कैसा बनता है, काल्पनिक सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। बता दर्पण में काल्पनिक के केस में, अवतल दर्पण में बताओ, अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बन रहा है। अवतल दर्पण में दर्पण के पीछे ना बनता है बड़ा, और उत्तल दर्पण में काल्पनिक के केस में पी और एफ के बीच प्रतिबिंब बनता है, छोटे न बनता है। दर्पण सूत्र क्या है, वन बाय भी प्लस वन बाय यू बराबर वन बाय एफ। यहीं पर लिख लो दोस्त मेरे कि वन बाय एफ बराबर यू भी अब बट्टा यू प्लस भी। यहां से अगर एफ बराबर निकालेंगे तो यू भी बट्टा यू प्लस भी, बोलो न रे। यहां से एफ बराबर आर बाय टू होता है, आर बाय टू बराबर भी हो जाएगा यू भी बट्टा यू प्लस भी। इस बार पूछा था आर बराबर हो जाएगा टू यू भी बटा यू प्लस भी। लड़का एकरा रट के गया था, एलसीएम लेके नहीं बना पाया। संभल जरा। इसको याद करना पड़ेगा आपको, इसके लेखक रामचंद्र गुहा द्वारा लिखा गया है। रामचंद्र के दशक में जो खिलाफत आंदोलन हो गया। अरे हुआ रे दोस्त। अगला चिन्ह परिपाटी, तो पढ़ा दिए तो हम एकदम सिंपल लफ्जों में। बता एफ बराबर क्या होता है आर बाय टू। यू का मान हमेशा निगेटिव होगा, चाहे वो अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण। अब भैया ओ है, ओ है, ओ है तो फोकस दूरी क्या होगा निगेटिव, ऊ है तो फोकस दूरी क्या होगा। ई दोनों का मामला खत्म हुआ। अवतल दर्पण में हम बोले वो काल्पनिक होगा तो प्रतिबिंब दूरी पॉजिटिव, और वास्तविक होगा तो निगेटिव। इसमें तो खाली काल्पनिक होता है, तो पॉजिटिव की निगेटिव पॉजिटिव। एम आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला होता है माइनस भी बाय यू। माइनस होगा इसके लिए अलग से, इस पर बात करेंगे, इस पर दोनों को मिला के बात करेंगे। अगर किसी अवतल दर्पण है, लो अवतल दर्पण से कह रहा है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखा है, तो यू का मान कितना हो गया -10। यू का मान कितना हो गया -10, और उसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो उसकी प्रतिबिंब की कितनी दूरी पर बनेगी और कैसा प्रकृति होगा। प्रतिबिंब दूरी निकाल लो। अब प्रतिबिंब दूरी निकालने का जरूरत तो नहीं है, जो तेज बच्चा होगा ना वो खट से क्या कहेगा, देखो वस्तु है किधर गया, वस्तु दूरी 10 है, वस्तु दूरी कितनी है, अब फोकस कितना है, इसका मतलब वस्तु यहां है, फोकस 20 है, अब वस्तु दूरी 10 है। एफ और पी के बीच है, किधर बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, बोले वे नहीं करेगा। आप फॉर्मूला लगा दो 1/v प्लस 1/u और 1/f, पुट एंड गेट द रिजल्ट। यू भी पता है, भी पता है, भी नहीं निकल जाएगा, कैसे निकालोगे 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। यहां से 1/v बराबर निकाल दो, कितना हो जाएगा 1/f माइनस 1/u। अब सब f और u का वैल्यू यहां से रख दो, एलसीएम ले लोगे नहीं बन जाएगा। अब देखो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, मतलब सभी किरणों को एक जगह केंद्रित करता है कि फैला देता है। इसी को नतोदार कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, उन्नतोदार। क्या कहते हैं इसको, उन्नतोदार कहते हैं। ये सभी किरणों को एक जगह क्या करता है, सिकुड़ाता है, ये सभी किरणों को क्या करता है, फैलाता है। बोलो हाँ। आज उपयोग पूछवे करता है। चला, उत्तल दर्पण का उपयोग क्या है, दुए जगह है। उत्तल दर्पण का काम फैलाना है, लालटेन के जैसा कि टॉर्च के जैसा। छोटा लालटेन ना फैलाता है रे, इसका काम एक जगह केंद्रित करना था, टॉर्च है।
क्या है ये? अब देखो दोस्त मेरे, फैलाना, रोड पर लगा परावर्तक लैंप, तो रोड पर लगा लैंप आप क्या चाहते हैं, फैलाए कि सिकुड़ाए? फैलाया। गाड़ी का साइड मिरर, क्यों? क्योंकि इसमें छोटा प्रतिबिंब बनता है, कहीं भी वस्तु रहेगा छोटा प्रतिबिंब बनेगा, इसलिए साइड मिरर में इसी को लगाते हैं। इसमें क्या होता है ना, जो जो नजदीक आता है बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो बड़ा दिखाई देगा, जो नजदीक वाला होगा उसका बड़ा दिखाई देगा दर्पण में, साइड मिरर में, अब बाकी दिखाई नहीं देगा। इसमें केवल छोटा दिखाई देता है, तो इसमें सब न दिखाई देगा। जैसे ई दर्पण लगाओगे ना, तो जो जो नजदीक आएगा बड़ा होते जाएगा प्रतिबिंब, जो नजदीक वाला होगा वो खाली दिखाई देगा, बाकी दिखाई नहीं देगा। इसमें हमेशा छोटा प्रतिबिंब दिखाई देगा, तो सब न दिखाई देगा। लेकिन इसीलिए दर्पण पे लिखल रहता था, इमेज व्हाट अपीयर इज क्लोजर देन अपीयर। आप ये अगर सोच रहे हैं कि छोटा दिखाई दे रहा है तो दूर होगा, ऐसा नहीं है। ये दर्पण ही ऐसा है कि कहीं रहेगा तो छोटे दिखाई देगा। देखना इमेज पे, दर्पण पर 2 लाइन लिखल रहता है कि आप दूर छोटा देख के ही ना समझे कि दूर है। हम लोग बिहारी आदमी, हम लोग अपना इसे करके देख लेते हैं पीछे में क्या है। तो दोस्त मेरे, रोड पर लगा परावर्तक लैंप और गाड़ी का साइड मिरर में उत्तल दर्पण, बाकी कुछ भी। उत्तल दर्पण बोले तो लालटेन, क्योंकि ये चीजों को क्या करता है, फैलाता है। आई बोले तो क्या, टॉर्च। अब बताओ, आंख का डॉक्टर है, किसका उपयोग करेगा, टॉर्च की लालटेन? नाक का डॉक्टर, दांत का डॉक्टर, नली का डॉक्टर, सर्च लाइट, कोयला खान सब में जो बांधले रहता है ऐसे ऐसे, हेडलाइट, टॉर्च ना, सोलर प्लेट, सभी किरणों को एक जगह केंद्रित करेगा तब ना बैटरी चार्ज होगा। केंद्रित करने का काम कौन करेगा, टॉर्च की लालटेन, कौन, टॉर्च। आई सब कुछ मत याद रखो, खाली याद रखो रोड लैंप और साइड मिरर में उत्तल दर्पण, बाकी सब में अवतल दर्पण। आंख कान नाक का डॉक्टर को कहते हैं ईयर नोज थ्रोट का डॉक्टर, ईएनटी। क्या कहते हैं, ईयर नोज थ्रोट। बताओ, टॉर्च लेके देखेगा कि लालटेन लेके? कहते हैं देखो, अपसारी दर्पण, रोड पर लगे परावर्तक लैंप, गाड़ी के पश्चिम दृश्य दर्पण में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। अभिसारी दर्पण, गाड़ी का हेडलाइट में, टॉर्च की लालटेन। इसको टॉर्च क्यों बोले, क्योंकि यह सभी किरणों को एक जगह क्या करता है, केंद्रित करता है। दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में, सोलर प्लेट में, सर्च लाइट में, लेजर लाइट में। लेजर लाइट में बताओ, टॉर्च की लालटेन। आंख का डॉक्टर, दांत का डॉक्टर, कान का डॉक्टर, नली का डॉक्टर, ईएनटी, परावर्तक दूरबीन, जहां भी दूर तक देखना है, छोटा चीज को देखना है, कौन दर्पण? क्योंकि यह सभी किरणों को एक जगह क्या करता है, केंद्रित करता। और खाली दुए जगह याद रखना है, रोड लैंप और गाड़ी का साइड मिरर में कौन दर्पण, उत्तल। अब बाकी सब जगह अवतल। रोड लैंप और साइड मिरर में, रोड लैंप और साइड मिरर में उत्तल, बाकी सब जगह अवतल। रोड लैंप और साइड मिरर में उत्तल, बाकी सब जगह। उत्तल दर्पण का बाहरी सतह उभरा हुआ कि धसा हुआ, उभरा हुआ। अवतल दर्पण का धसा हुआ, इसीलिए इसको नतोदार और इसको उन्नतोदार। अवतल दर्पण बोले तो टॉर्च, उत्तल दर्पण बोले तो लालटेन। बोले रे, और सब बढ़िया है। अवतल दर्पण सभी किरणों को फैलाता है कि सिकुड़ाता है, सिकुड़ाता है। उत्तल दर्पण, तो डाइवर्जिंग किसको कहेंगे, उत्तल को। कन्वर्जिंग किसको कहेंगे, अवतल। आप बताओ, मुख्य अक्ष जो है वास्तविक की काल्पनिक? मुख्य अक्ष जो है ये वास्तविक होता है कि काल्पनिक होता है? दर्पण के दोनों ओर होता है। दर्पण पर कितना डिग्री के कोण है, 90 डिग्री। अनंत पर वस्तु रहेगा, कहां प्रतिबिंब बनेगा, फोकस पर। फोकस पर रहेगा अनंत पर, सेंटर पर रहेगा सेंटर पे। फोकस पर बनेगा छोटा, अनंत पर बनेगा बड़ा, सेंटर पर बनेगा बराबर। सेंटर पे जो प्रतिबिंब बनेगा कैसा, बराबर। एफ बराबर आर बाई 2। अवतल दर्पण, अवतल लेंस की फोकस दूरी निगेटिव, और उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव। यू का मान हमेशा क्या रहेगा, निगेटिव। दर्पण के केस में काल्पनिक प्रतिबिंब में दूरी होगा पॉजिटिव और वास्तविक होगा निगेटिव। अवतल दर्पण, अवतल लेंस की फोकस दूरी, अरे और लगा हुआ है ना। अवतल दर्पण, अवतल लेंस की फोकस दूरी निगेटिव, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव। क्लियर है? पढ़ाएंगे अभी, छोड़ने वाले नहीं हैं। और सब बढ़िया है। देखें, ब्याह करेगा, चला ब्याह करने का मन कर रहा है। ईमानदारी से बताओ तो क्या कर रहा है?
लाज नहीं लगता है रे? अरे ब्याह कर की करेगा, इतना बढ़िया तोर जीवन चल रहा है, कोनो जरूरत है कि तुरा? खाना तू अपने से बना लेता है, बोला न रे। और अच्छा ऐसा क्या बदलाव आ जाएगा ब्याह कर लेगा तो? बोलो ना, अमूल चूल परिवर्तन आएगा। अरे बाप रे बाप, सब हवस के पुजारी हैं। सोच रहा है सर कल ने आज ही हो जाए ज्यादा बेहतर, उसी के लिए तो हम जी ही रहे हैं। अभी तोरा कह देगे, बताओ तेरी आखिरी इच्छा क्या है? एक को इच्छा पूरा होगा, एगो नौकरी ना तो ब्याह। हम जानते हैं तो की बोलेगा, तो कहेगा सर मरने से पहले बस एक बार ब्याह हो जाए। न रे पापी फर्जी। अच्छा ब्याह करके देखो ना, तब पता चलेगा। अब तुम सोच रहा होगा सर आपको पता चल रहा है कि हम भाई अपने ब्याह से बहुत खुश हैं, शादीशुदा मर्द आदमी हैं। हम अपनी शादी से बहुत ज्यादा खुश हैं, हम बहुत ज्यादा, जितना होना चाहिए उतना खुश है। देखो अभी सुबह सुबह आ रहे थे तो पत्नी नया जूता खरीद के रखी थी, पहन लिए। नया टी शर्ट रखी थी, पहने हैं। और जूस रखी हुई थी, पिए हैं। फ्रूट्स पैक करके दे दी है, नाश्ता पैक करके दे दी है। तो ये सब चला। मतलब पत्नी, अब तुम कहेगा अभी अभी ब्याह हुआ है, थोड़ा दिन रुक जाइए। सब लोग यही कहते हैं, लेकिन दोस्त मेरे, मेरी शादी को अब साल भर होने वाला है, हो ही गया है। थोड़ा कैसे पता है? और हम अपनी शादीशुदा जिंदगी से बहुत खुश हैं, ठीक ना? मतलब हैप्पी मैरिड लाइफ, कहीं कोई कोई काट के खाली नहीं डालना। अच्छा चला, ये पत्नी अगर सही मिल जाए ना तो जीवन सच में स्वर्ग हो जाता है। पत्नी गलत मिल जाएगी तो मामला हो जाएगा गड़बड़। चोर चौहार चिल्लर मिल गई तो समझो एकदम देव हो जाएगा। और पति पत्नी का रिश्ता देखो खराब होता है हमारा, वो मेल डोमिनेंसी समाज जो है ना, उसके कारण। ये जो मेल डोमिनेंट समाज, हम लोगों के दिमाग में ये भर दिया गया है कि पत्नी है मतलब हमको उसको हमसे नीचे रहना है, झुक के बात करना है, हम जो बोलेंगे उसको सुनना है, हमारे माई बाप जो बोलेगा उसको सुनना है। लेकिन ये चीजें हम अपनी बहन पर अप्लाई नहीं करते हैं। बहन को कोई कुछ कह दे ससुराल में, तो यहां से हम तलवार लेके पहुंच जाए। हाँ या ना? ये गलत बात है। सबको रिस्पेक्ट, जिंदगी में अगर तुम अच्छा जीवन चाहते हो, किसी को हरा के तुम अच्छा जीवन कभी नहीं ले सकते हो। ये बात एकदम मेरा गांठ बांध लो, हार के ही तुमको अच्छा जीवन मिल सकता है। अर्जुन अगर जीता भी ना दोस्त, हजारों को मार के जीता था, लाखों को मार के जीता था। हर जगह हारना भी सही नहीं है, लेकिन अपनों के साथ हार जाना सही है। हर जगह नहीं हारो, लेकिन अपनों के पास तो एकदम सरेंडर कर दो। दुनिया के सामने हारने के, अपनों के लिए कुछ करो और हार जाओ, आज दूसरों को हराओ और उसके लिए कुछ मत करो। दोनों अलग अलग बातें। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो अपना भाई से जीतने का कोशिश करते हैं। ये हमर है, ये तोहर है, ये हमर है, ये तोहर है। बचपन कितना बढ़िया बीतता है, आहा हमर छोट भाई, आहा हमर छोट भाई। आज जैसे ही बड़ा होता है कहता हट, ऐसे कैसे बोल दिया रे तुम। हम चला जिस झगड़ा में पहुंच गए, वो झगड़ा नहीं होगा, ये सब जानता है। हम पहुंचे, झगड़ा खत्म। इसलिए लोग जब भी झगड़ा होता है, लोग हमारा खोजता है ओकरे आने दो। क्योंकि सब कुछ एक ही को चीज समझ लो, अपनों से हारना है और दूसरों से जीतना है। इतना सुंदर जीवन कटेगा दोस्त, किसी को मत हराओ। पत्नी है तो उसको हमेशा रिस्पेक्ट देना है, माँ है तो उसका भी अपना स्थान है, उसको भी रिस्पेक्ट देना है। और ये दोनों के बीच में सामंजस्य बैठाना एक पुरुष का कर्तव्य है। ये तुमको भी आगे चल के ये रोल निभाना है। ये हमेशा ध्यान रखना दोस्त मेरे, किसी को हर्ट न करते हुए कैसे जीवन चलेगा। और जिसको तुम जैसे मोड़ोगे वो वैसे मुड़ जाएगा। कंडीशन सप्लाई, पहले तुम सही बनो।
आजकल का लौंडा को अभी पूछो कि मम्मी को अगर तुम्हारी पत्नी कुछ कह देगी तो तुम क्या करेगा, तो गर्दन काट देंगे। एकदम सिंपल लफ्जों में वो कह देता है। नहीं दोस्त मेरे, मम्मी को अगर वो कुछ कह देती है ना तो ओकरो समझाओ, और मम्मियों को समझाओ, सामंजस्य से बैठा के तुम अगर अपने परिवार को आगे लेकर जाते हो, तब तुम ओरिजिनल मर्द हो। और लड़कियां फिजिकली कमजोर होती हैं क्योंकि उसका मेंस्ट्रुएशन साइकिल उसको थोड़ा सा वीक कर देता है। इस कारण से हम लोग क्या करते हैं, उस पर हाथ भी छोड़ देता है कोई। सब एकदम गंदा बात है। चला, सिर्फ जीवन प्यार से चलता है। जीवन किसी को हरा के नहीं चल सकता, सिर्फ मोहब्बत से जीवन चलता है। हमेशा हारो नहीं, लेकिन अधिकतर जगहों पर हार जाओ, तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर होगा। ठीक ना? एकदम ही जीवन में याद रखना, अपने भाई से, अपने पिता से, अपनी माँ से, अपनी पत्नी से हार जाने में ही तुम्हारा जीत है। और सबको हराने लगोगे तो एक दिन खुद हार जाओगे। हमरा से चला केकरो झगड़ा नहीं होता है, हम झगड़ा करबे नहीं करते। हमरा कोई गांव घर में जाते हैं, पप्पा का देखते हैं, पप्पा कहते हैं हाँ कैसे दे देंगे, पप्पा का अपने भाई से झोल चलता है, कैसे दे देंगे, ओकरे कहले से होगा। हम जाते हैं तो कहते हैं भाई चचा, आपको जहां से लेना वहां से आप ले लीजिए, जब बच जाएगा वो हमरा छोड़ दीजिएगा। अब पापा को कसम दे देते हैं, पापा आपको मेरा कसम है आप कुछ नहीं बोलिए। बस पापा चुप। एक को बेटा है, कसम जरा सा भी इधर उधर नहीं हो। ये को बेटा है, कसम इधर उधर होगा तो हम ही जाएंगे। ये बात उनके दिमाग में हम फिट कर दिए हैं। कसम में बहुत आदमी मर गया है पापा। तो इसलिए परिवार में अगर तुम चला अकेले खड़ा हो जाएगा ना, तुम्हारा परिवार सामंजस्य से आगे बढ़ेगा। और जहां पर सामंजस्य होगा वो परिवार बहुत आगे जाएगा। जहां लड़ाई झगड़ा मार पीट, पता नहीं लोग एक दूसरे को एकदम हराने के चक्कर में लगल है। किसी को हराने की जरूरत नहीं, किसी को नहीं हराना। आज तक चला हम किसी के बारे में, तुम सोशल मीडिया पे कोई बयान सुना है मेरा? कोई कुछ करे, आई डोंट केयर अबाउट दैट। हमारे बारे में तुम बोल दो 100 बात, हम तुम्हारे बारे में कोई बात नहीं बोलेंगे। एकदम दिमाग में सेट है। मेरा काम एक को है, अपना कर्तव्य करना और किसी को ना हराना। हम हार जाएंगे वो ठीक है, तू मेरे सामने में हार जाएगा तो हमको बहुत तकलीफ होगा। हम सब टीचर को कहते हैं, हमेशा बच्चों को एक सुंदर सा पाठ ये पढ़ाइए कि जीवन में हारना सीखो अपनों से। आई तुम करके देखना चला तो हर परिवार अगर 4 गुना ज्यादा तेजी से वृद्धि नहीं किया तो जे तुम कहो। तुम क्या करता है, पापा कुछ कह दिए, मम्मी कुछ कह दी, चचा इससे बोल रहे थे, तू पापा से ज्यादा तू ही तेज फायर हो जाता है। कैसे बोल दीजिएगा? पापा को भी समझाओ, चचा को भी समझाओ, और दोनों को अस्थिर कर दो। तब जब तुम उन उलझनों से निकलोगे तो परिवार को आगे बढ़ाने के बारे में तुम भी सोचोगे, तुम्हारे चाचा भी सोचेंगे। जिस परिवार में 4 गो चला स्टेशन मास्टर है ना इस जनरेशन में, उसका अगला जनरेशन आईएएस बनने का सोचेगा। जकर परिवार में एको को जॉब नहीं है, और अगला जनरेशन ग्रुप डी में एनटीपीसी में जाने का, ग्रुप डी में एलपी में जाने का सोचेगा। तो अभी तुम पहले फेज में हो, अपना पहला फेज पहले ठीक करो, तब अगला जनरेशन तुम्हारा ठीक होगा। हम तो चला पप्पा चचा से झगड़ा होता था ना, हम अस्थिर से टहल के चल देते थे, चाहे पप्पा को मेरे चाचा मार दें आकि गाली दें, आई एम नॉट गोइंग टू रिस्पॉन्ड ऑन दैट। मेरे पापा चाचा में झगड़ा हो जाएगा, हो जाता है, तो पप्पा को चचा मार देंगे तैयो हम नहीं जाएंगे। अब तुम बोलेगा ऐसा कैसे सर? पहले वो दोनों भाई है तब नाम होकर बेटा है रे। अच्छा तू दोनों भाई में झगड़ा हो जाए, अब तोहर भाई के बेटा आके तोरा गाली दे, कैसन लगेगा? कहीं से हजम होने वाला बात है? पहले ही दोनों भाई है तब ना बेटा है रे। हाँ कि ना? पापा चचा के झगड़ा में जो लोग भी जाते हैं मार करने के लिए, एकदम नहीं जाइए, अस्थिर से साइकिल उठाइए, वो दोनों भाई है अपने में सलट लेगा। आपके पिताजी को भी मार देता तैयो नहीं जाइए, क्योंकि पहला जो मामला है वो उधर है, तुम तो बाद में आए हो। और वो दोनों देखना झगड़ा कर लेगा, और 3 महीना बाद कोनो बात होगा, देखना अस्थिर से आगे सट के वो बात पूछियो लेगा, क्यों बोला जमीन के कैसे होगा, कैसे कैसे कर रहा है। हाँ कि ना? नहीं होता है? पापा और चचा में देखना खूब झगड़ा होगा, और 2-3 महीना बाद देखना फिर वही रहेगा दोनों।
पापा और मम्मी के झगड़ा में कभी नहीं पड़ना, ये दोनों बांगड़ बिल्ले एक हो ही जाएंगे, ठीक ना। हाँ, इसलिए अपनों से हारना सीखो। आ जाओ, हमारा चला एक कर्तव्य तुम्हारे जीवन को सही दिशा में लेकर जाना भी था, इसी के दिशा में 10 मिनट था। आ जाओ इधर, चले हम लोग। अब है अवतल लेंस, गोलीय लेंस मुख्यतः 4 प्रकार के, अवतल लेंस, समतल लेंस, समतलो उत्तल और उत्तल लेंस। देखो क्या है, एक है उत्तल लेंस। कौन लेंस दोस्त मेरे? ये कौन लेंस है? उत्तल। एगो कर्व था दर्पण में, तो एगो सेंटर एगो फोकस, इक्का एगो कर्व है, तो भैया एकरा में 2 सेंटर होगा। एकरा में 2 सेंटर, 2 फोकस होगा। नहीं समझा? एक कर्व था तो एक सेंटर एक फोकस, 2 कर्व होगा तो 2 सेंटर 2 फोकस। ये हो गया फोकस है, ये हो गया सेंटर। एक फोकस को कहते हैं इधर, ये F1 हो जाएगा, इधर वाले को F1 और इधर वाले को F2। अब दोस्त मेरे अवतल दर्पण, अवतल दर्पण है, अवतल लेंस। अवतल क्या? लेंस। अवतल लेंस जो होगा इसमें भी एगो F1, 2F1, F2, 2F2। मेरी सिस्टर का, मेरे बहनोई का जब झगड़ा होता है अंचला, तो सिस्टर फोन करती है रो रो के। हम उस दिन अपने बहनोई को फोन नहीं करते। वो कहती है ये हो गया वो हो गया, झगड़ा तो सबके घर में होता है। हम बोलते हैं हाँ ठीक है हम देखते हैं, आप फोन नहीं करते हैं। अगले दिन फोन करते हैं, हंसने लगती है। हम बोले कल वाला जो बात था क्या हुआ मैटर? बोले कुछ नहीं, रखो तुम फोन। अब वहीं पर जो ना समझ लोग होंगे उसी टाइम फोन कर देंगे। ये गलत है कि नहीं है? हम एक दिन है 2 दिन छोड़ देते हैं, और तब बोलते दो तो उनको फोन, कहा ऐसे बोले हैं? बोलते हैं रखो तुम फोन, बहुत काम है हमको। ये डिफरेंस है। हाँ या ना है? आप अपने बहन बहनोई के झगड़े में उसी दिन पड़ जाइए, उसी टाइम रिश्ता बिखर जाएगा। हर रिश्ते की अपनी अपनी अहमियत है। हमारा पास बहुत ज्ञान है चला जीवन की, अस्थिर से बैठना सिखाएंगे। अच्छा एक को बात गलत बोल रहे हैं तो बताओ, सही बात बोल रहे हैं ना? थोड़ा गलत दिशा में ले जा रहे हैं, थोड़ा कह रहे हैं गाजा पियो। अब देखो, ये उत्तल दर्पण में, जैसे अवतल दर्पण में क्या था, उत्तल अवतल दर्पण में याद करो, कौन दर्पण में? अवतल दर्पण में था ऐसा था, और ये सभी किरणों को एक जगह क्या करता था? केंद्रित करता। उत्तल दर्पण में क्या था? इस सभी किरणों को क्या करता था? फैला देता। याद है? जो काम उत्तल दर्पण में करते थे वो काम अवतल लेंस में करते हैं, और जो काम अवतल दर्पण में करते थे वो काम उत्तल लेंस में। ये अवतल दर्पण सभी किरणों को एक जगह केंद्रित करता था, उत्तल लेंस सभी किरणों को एक जगह केंद्रित करता है। उत्तल दर्पण सभी किरणों को फैलाता था, अवतल लेंस सभी किरणों को क्या करता है? फैलाता है। मतलब जो काम अवतल दर्पण में वो काम उत्तल लेंस में, और जो काम उत्तल दर्पण में वो काम अवतल लेंस। बोलो हाँ, इसका फोकस इधर, प्रभावी फोकस इधर, तो पॉजिटिव की निगेटिव? इसका फोकस है इधर। ऐसे भी और अलग अलग है, तो अगर फोकस निगेटिव में ना होगा, अगर फोकस क्या होगा? पॉजिटिव। एक होता है पावर ऑफ ए लेंस, P बराबर 1/f। पावर ऑफ ए लेंस होता है 1 बाय फोकस दूरी, जब मीटर में हो। किसमें हो? आप P बराबर होता है 100/f, जब किसमें हो? सेंटीमीटर। 100/f जब सेंटीमीटर में हो। उन्हें कहते हैं इतना डायोप्टर का चश्मा है, उतना डायोप्टर का चश्मा है, लेंस के पावर का ऐसा तक डायोप्टर होता है। तो बताओ, जिसका फोकस पॉजिटिव होगा उसका पावर भी पॉजिटिव होगा, और जिसका फोकस निगेटिव होगा उसका पावर भी क्या होगा? उसका पावर भी क्या होगा दोस्त मेरे? निगेटिव होगा। जिसका फोकस पॉजिटिव, पावर भी पॉजिटिव, जिसका फोकस निगेटिव, पावर भी क्या होगा? निगेटिव होगा। यानी अगर आपका पावर प्लस में है तो आप कौन सा लेंस लगाए हुए हैं? उत्तल। और अगर आपका पावर माइनस में है तो आप कौन सा लेंस लगाए हुए? उत्तल। बोलो हाँ,
इसकी फोकस दूरी अ लगा हुआ है, अ फोकस दूरी निगेटिव, उ लगा हुआ है फोकस दूरी पॉजिटिव, वस्तु दूरी तो सबका निगेटिव होता है। अब देखो प्रतिबिंब का स्थान, और ये देखो ये तो हो गया उत्तल दर्पण ना, समतलो उत्तल होता है, एक साइड समतल एक साइड उत्तल, समतला अवतल होता है, एक साइड समतल है एक साइड अवतल। ये हो गया उत्तल लेंस, एक साइड समतल एक साइड उत्तल, समतलो उत्तल, एक साइड समतल एक साइड अवतल, समतला अवतल। बोले वे नहीं करेगा, कहते हैं दोस्त मेरे, एक फॉर्मूला होता है लेंस में कितनी फोकस कितना कर्व होता है, एक की दो, काय गो सेंटर, दूगो सेंटर थे, दूगो वक्रता त्रिज्या होगा। बोलवे नहीं करेगा। तो इसकी फोकस दूरी निकालने का फॉर्मूला, लेंस का अपवर्तनांक अगर म्यू हो, हर माध्यम का अपना अपना अपवर्तनांक होता है जो बताता है कि वह सघन है कि विरल है। 1/f बराबर म्यू माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2। R1 R2 क्या है, दोनों तरफ की त्रिज्या है, एफ क्या है फोकस दूरी है, और म्यू क्या है लेंस का अपवर्तन। सब कुछ दिया हुआ था। यदि किसी उत्तल लेंस की त्रिज्या क्रमशः कितना कितना है और अपवर्तनांक कितना है 4/3, तो फोकस दूरी क्या होगा, फट से एकरा में पुट कर दो, यू विल गेट द आंसर। 1/f बराबर म्यू का मान कितना है 4/3, अपवर्तन माइनस 1, अब 1 कौन लेंस है, अरे लेंस कौन सा है, अरे उत्तल न है, 1/10 माइनस 1/20, एक सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा। बोलो ने किया हुआ भी होगा तुम्हारे पास, सॉल्यूशन किया हुआ है ना। अब देखो दोस्त मेरे, अगर उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का स्थान और प्रकृति, ये अनंत है, ये क्या है, ये 2f1 है, ये क्या है f1, ये क्या है p नहीं यहां लिख के o लिखते हैं, ये क्या है f2, ये क्या है 2f2, ये क्या है अनंत। अब देखो अनंत पर वस्तु रहेगा, हम बोले थे कहां बनेगा फोकस पर। आज जो काम अवतल दर्पण में करते थे ना, 6 गो कंडीशन था, अरे बोलो ना रे, था ना, कौन दर्पण में, अवतल दर्पण, वही काम उत्तल लेंस में 6 कंडीशन है। अनंत पर रहेगा कहां बनेगा फोकस पर, अनंत और सी के बीच रहेगा, f2 और 2f2 के बीच बनेगा, और 2f2 पर रहेगा, 2f2 पर बनेगा, और 2f2 और f1 के बीच रहेगा, 2f2 और अनंत के बीच बनेगा, फोकस पर रहेगा, अनंत पर बनेगा, और f और po के बीच रहेगा, दर्पण के उसी लेंस के उसी तरफ बनेगा। देख लो फिर से, अनंत पर रहेगा कहां बनेगा, एक कदम ही खिसकेगा, एक कदम ही खिसकेगा, यहां से यहां तक कैसा छोटा, ये कैसा बराबर, ये कैसा बड़ा, और ये वास्तविक और उल्टा। और दोस्त मेरे ये तो उत्तल लेंस हो गया। अवतल लेंस में वही काम होगा जो उत्तल दर्पण में होता था, सभी स्थिति के लिए, काल्पनिक, सीधा और वस्तु से कैसा छोटा। क्लियर। अनंत पर रहेगा कहां बनेगा फोकस पर, अब फोकस पर रहेगा कहां बनेगा अनंत पर, 2f यानी सेंटर हुआ इसका, 2f पर रहेगा कहां बनेगा 2f पर, 2f पर कैसा बनेगा बराबर की बड़ा, बराबर, फोकस पर कैसा बनेगा छोटा, अनंत पर कैसा बनेगा बड़ा। सही है। अब देखो बढ़िया से, वास्तविक यहां पर इस साइड है, एक्स एक्सिस के इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, तो वास्तविक इधर है तो पॉजिटिव की निगेटिव, इधर काल्पनिक है तो उल्टा हो गया, उधर पीछे का दर्पण में काल्पनिक क्या था पॉजिटिव, वास्तविक क्या था निगेटिव, यहां वास्तविक है पॉजिटिव, काल्पनिक है निगेटिव, यू तो हमेशा निगेटिव होगा, यू हमेशा क्या होगा निगेटिव, यू हमेशा, एफ तो हो गया अ लगा हुआ होगा निगेटिव, उ लगा हुआ होगा पॉजिटिव। देख लो अब तल लेंस में वस्तु के किसी भी स्थान के लिए काल्पनिक सीधा और छोटा, बताओ यहां माइनस होगा लेंस सूत्र की प्लस होगा, क्या होगा माइनस। आवर्धक शीशा, वह शीशा जो कैसा प्रतिबिंब दे बड़ा, आवर्धक का मतलब ये होता बड़ा, आवर्धक का मतलब बड़ा। ये जो प्रकाशीय केंद्र है, ये इसको प्रकाशीय केंद्र कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। इधर से अगर कोई किरण आएगी ना तो दोस्त मेरे वो सीधी चले जाएगी, वो अपने पथ से विचलित नहीं हो, जैसे अन्य किरणें आती है इससे तो पथ से ऐसे विचलित न हो जाती है, तो प्रकाशीय केंद्र से निकलने वाली किरण किसी भी लेंस में मुड़ती नहीं। और जब एक बिंदु स्रोत, देखो एगो चीज और, ये कौन लेंस है, और ये है अवतल दर्पण, अगर हम ले लेते हैं बढ़िया से देखना,
अगर मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा तो कहां मिलेगा? अरे कहां मिलेगा? फोकस पर मिलेगा। और अगर फोकस से निकलेगा तो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगा। यहां भी वही मामला है, मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा तो कहां मिलेगा? फोकस पर। फोकस से निकलेगा तो मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगा? समानांतर। फोकस से निकलेगा तो मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगा? समानांतर। ये जो फोकस है इसी को हम लोग बिंदु स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ध्यान से देखो, अगर मुख्य अक्ष के समानांतर आएगा तो कहां मिलेगा? फोकस पर। अब फोकस से आएगा तो मुख्य अक्ष के समानांतर। मुख्य अक्ष के समानांतर तो कहां मिलेगा? फोकस पर। अब फोकस से आएगा तो मुख्य अक्ष के समानांतर। ये कहां होगा? अवतल दर्पण और उत्तल लेंस में। कहते हैं जब एक बिंदु स्रोत यानी फोकस, बिंदु स्रोत बोले तो फोकस से प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण के साथ साथ उत्तल लेंस पर आपतित होती है तो प्राप्त होने वाली प्रकाश पुंज कैसी हो जाती है? ये ऐसी आपतित होगी तो समानांतर हो जाती है। और प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? समानांतर रेखाएं कहां मिलती है? अनंत। कहां मिलती है? यू क्या है? वस्तु दूरी। भी क्या है? प्रतिबिंब दूरी। एफ क्या है? फोकस दूरी। अब तो यू हमेशा क्या होगा? निगेटिव। आई उत्तल लेंस है कि अवतल? आई कौन लेंस है? अवतल लेंस है, ओ लगा हुआ है तो फोकस दूरी हमेशा क्या होगा? ऊ लगा हुआ है। देख लो इधर वास्तविक के लिए पॉजिटिव प्रतिबिंब दूरी, काल्पनिक के लिए निगेटिव। इसमें तो खाली काल्पनिक बनता है तो क्या हो जाएगा? निगेटिव। दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब दूरी पॉजिटिव और वास्तविक निगेटिव, और लेंस में काल्पनिक निगेटिव और वास्तविक पॉजिटिव। यू दोनों में निगेटिव और अ लगा हुआ होगा तो एफ का मान निगेटिव। बोले वे नहीं करेगा। ऊ लगा हुआ होगा तो पॉजिटिव। उत्तल लेंस कैसा प्रतिबिंब बनता है? उत्तल लेंस और यहां लिख लो अवतल दर्पण। कैसा प्रतिबिंब बनता है? सब टाइप का ना बनता है रे। उत्तल लेंस और अवतल दर्पण में बड़ा छोटा बराबर। अवतल लेंस और उत्तल दर्पण में कैसा? छोटा। समतल दर्पण में कैसा? बराबर। अरे याद करो दोस्त, उत्तल लेंस में सब प्रकार का प्रतिबिंब, अवतल दर्पण में भी सब प्रकार का प्रतिबिंब। अनंत पर तो फोकस पर, फोकस पर तो अनंत पर, सेंटर पर तो सेंटर पर बनता है ना, बड़ा छोटा बराबर तीनों। लेकिन अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में कैसा? अवतल लेंस और उत्तल दर्पण में कैसा? छोटा। और समतल दर्पण में कैसा? बराबर। अगर किसी उत्तल लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु है तो यू का मान बताओ, माइनस की प्लस? अरे माइनस की प्लस। 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है और फोकस दूरी कितना है? एफ का मान बताओ, प्लस की माइनस? ऊ है तो प्लस 20। बोलो हाँ। तो प्रतिबिंब दूरी भी का मान क्या होगा? लिख लेगा, फॉर्मूला लगा देना होगा 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। यहां से 1/v बराबर क्या हो जाएगा? 1/f प्लस 1/u। वैल्यू रख देंगे, 1/v बराबर हो जाएगा 1/f। f का मान कितना है? 20। प्लस 1/u का मान कितना है? -10। सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बोलो, प्रतिबिंब दूरी निकल कर आ जाएगा। लेंस की क्षमता अभी तुरंत पढ़ाए थे। फोकस दूरी के क्या हुआ रे? 1 नंबर। पहले हम लोग सरकारी स्कूल में कैसे करते थे रे? ना कहते तो पहले जगह हुआ आएगा तब जाना। अगर भूल से भी तू 2 नंबर मांग लिया तो समझ लो तो और खून हो जाएगा। मास्टर खाली बोला सर, वो जानता है कि 2 नंबर बोला मतलब जाएगा, मतलब आएगा नहीं। कुछ लोगों को किडनी विडनी का समस्या रहता है। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्या कहते हैं? क्षमता। P बराबर 1/f। कब? जब मीटर में रहेगा। सेंटीमीटर में रहेगा तो 100/f। यदि किसी लेंस की फोकस, वहां भी आए, लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर तो उसकी क्षमता क्या होगी? 100/f की 1/f? सेंटीमीटर में होगा तो 100/f। यहां हो जाएगा 100 बटा f का मान हो गया 10। 10 डायप्टर आंसर होगा। लेंस की क्षमता का सही मात्रक डायप्टर। अब बताओ, अभी तुरंत बताए थे उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक, पावर भी धनात्मक। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक, पावर भी। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक और इसलिए क्षमता भी धनात्मक। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक इसलिए क्षमता भी क्या होगा? ऋणात्मक। अगर कोई 2 लेंस है, ये मान लो उत्तल लेंस है, एगो P1 है और एगो क्या है? P2 है।
हाँ, दोनों की क्षमता एक होगा P1 एक होगा P2 है। आज दोनों लेंस की फोकस दूरी F1 और क्या है, F2 है, और दोनों एक दूसरे से कितना दूरी पर, D दूरी पर। तो लेंस का समतुल्य क्षमता, टोटल क्षमता, दोनों का मिला के क्षमता बराबर होता है P1 प्लस P2 माइनस D P1 P2। अगर दोनों लेंस सटा हुआ होगा तो D का मान क्या हो जाएगा, 0। तो P टोटल बराबर क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2। यहां से लिख सकते हैं, देखो तो 1/F टोटल बराबर 1/F1 प्लस 1/F2। बोलन रे, नहीं समझा। अगर कोई दो लेंस एक दूसरे से D दूरी पर हो तो पावर ऑफ लेंस बराबर P1 प्लस P2 माइनस D P1 P2। और D का मान अगर दोनों लेंस आपस में सटा हुआ होगा तो P1 प्लस P2। तो इसका सवाल कैसे आएगा, देखो, अगर दो लेंस की क्षमताएं P1 P2 तथा एक दूसरे से D दूरी पर स्थित हो तो दोनों लेंसों की समतुल्य क्षमता P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2 माइनस D P1 P2। यदि दोनों लेंस आपस में सटे हो तो D का मान क्या हो जाएगा, 0। P टोटल बराबर P1 प्लस P2। अगर किसी लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है और तो उसकी फोकस दूरी बता क्या होगा, मीटर में निकालना तो 1/F ना, F बराबर क्या हो जाएगा, 1/P। पावर ऑफ लेंस दे दिया है, क्षमता 1/-2 बराबर कितना हो जाएगा, -0.5 मीटर की सेंटीमीटर, मीटर। आंसर बता, हो जाएगा। अपवर्तन क्या होता है, अगर कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो उसको क्या कहते हैं, अपवर्तन। अगर कोई प्रकाश एक माध्यम से किस में जाएगा, इस घटना को क्या कहते हैं, अपवर्तन। अगर कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो यह घटना क्या कहलाता है, अपवर्तन। क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, अपवर्तन। जैसे देखो, अगर कोई मान लो ये सघन माध्यम है, मान लो ये सघन माध्यम जल है और ये है विरल माध्यम, क्या है, हवा। इस सघन विरल कैसे पता चलता है, जो जिसके कण सटे सटे हो सघन और जिसके कण हटे हटे हो वो विरल। जिसके कण सटे सटे सघन, जिसके कण हटे हटे विरल। बताओ ये जल सघन है कि हवा, हाँ जल सघन है, बहुत बढ़िया बात। और अगर विरल से सघन, विरल मान लो हवा है और सघन मान लो क्या है, पूछो, मान लो कांच मान लो, तो कांच सघन है कि नहीं है। तब कहता है जब सघन से विरल में प्रकाश जाएगा। देखो बात बताओ, अगर खुले खुले जगह पर जाओगे तो फैलोगे कि सिकुड़ोगे, आप बंद बंद जगह पे जाओगे सिकुड़ोगे। तो देखो, अगर कोई प्रकाश सघन माध्यम से, ये सघन माध्यम है, जा रहा है विरल में, इसको जाना चाहिए इससे, लेकिन विरल में जाएगा तो फैलेगा कि सिकुड़ेगा। कोई भी चीज अगर तुम जल में है हवा में आओगे तो पूरा फैलोगे, तो फैलोगे तो भैया इस अभिलंब ये है, इससे फैलता है और अभिलंब से क्या होता है, दूर जाता है। और अगर कोई प्रकाश विरल से सघन में जाएगा तो फैलेगा कि सिकुड़ेगा, ये सिकुड़ जाता है। बोलो हाँ। इस किरण को कहते हैं हम लोग आपतित किरण। कौन किरण कहते हैं, आपतित किरण, इंसिडेंट रे। और इसको कहते हैं अपवर्तित किरण। क्या कहते हैं इसको, अपवर्तित किरण, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। इसको कहते हैं इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं इसको, इंसिडेंट रे। तो इकोन को कहते हैं इंसिडेंट एंगल, आपतित किरण, और इकोन को कहते हैं अपवर्तित किरण। इकोन को कहते हैं आपतित किरण, इकोन को कहते हैं अपवर्तित किरण। बताओ यहाँ अपवर्तित किरण का मान कम है कि ज्यादा, कब, जब सघन में जाएगा सिकुड़ेगा तो कम हो जाएगा, और जब विरल में जाएगा अपवर्तित किरण का मान आपतित किरण से क्या होगा, ज्यादा। बोलो हाँ। और जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो आवृत्ति नहीं बदलता है, बाकी सब चीज बदल जाता है। क्या नहीं बदलता है, आवृत्ति नहीं बदलता है। और यहाँ पर इसको कहते हैं आपतन, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, और इसको कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं इसको, तो जैसे परावर्तन का नियम था ना, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक तल में होगा, एंगल आई बराबर एंगल आर। वैसे ही यहाँ अपवर्तन का नियम है। अपवर्तन हुआ मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश गया, परावर्तन हुआ जिस सतह पे गया उसी से लौट के आ गया। बोले वह नहीं करे। तो कहते हैं यहाँ पर पहला अपवर्तन का भी दो नियम है, एक आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक तल में हो। वहां था आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक तल में हो। बोले वह नहीं करेगा। वहां था आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक तल में हो। तो यहाँ आपतित किरण, 5 मिनट रुका रहे हैं, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या हो, एक तल में हो कि अलग अलग तल में हो,
एक ही तल में हुआ। दूसरा लॉ है यहां पर साइन आई बटा साइन आर, मतलब आपतन कोण का साइन और अपवर्तन कोण का साइन। इसका मान लो हर माध्यम का अपना अपना अपवर्तनांक होता है, जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा वो सघन, जिसका अपवर्तनांक कम होगा वो विरल। तो मान लो इस माध्यम का अपवर्तनांक म्यू आई है और इस माध्यम का अपवर्तनांक क्या है, म्यू आर। तो ये हो जाएगा साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू आर बटा म्यू आई, इसी बराबर म्यू भी लिखते हैं। और इस लॉ को लिखते हैं हम लोग स्नेल्स लॉ। कौन लॉ लिखते हैं? उल्टा होता है, यहां आई होगा तो यहां आई होगा, यहां आर होगा तो यहां आर होगा। ये म्यू आई और म्यू आर अपवर्तनांक है, हर माध्यम का अलग अलग होता है। हर माध्यम का क्या होता है, अलग। अब देखो अपवर्तनांक भी समझ लो। अपवर्तनांक होता है निर्वात में प्रकाश की चाल, अब बटा माध्यम में प्रकाश की चाल या तरंग दैर्ध्य। निर्वात में प्रकाश की चाल या तरंग दैर्ध्य, अब बटा माध्यम में प्रकाश की चाल या तरंग दैर्ध्य। अब बताओ, चाल इसका भी मीटर पर सेकंड, इसका भी मीटर पर सेकंड, इसका कोई मात्रक और बीमा होगा? इसका मात्रक कर्ण बीमाहीन है। अब अपवर्तनांक अलग अलग माध्यम का अलग अलग होता है। जैसे तुम हवा का ले लो, हवा का होता है 1.0008। जैसे तुम पानी का ले लो, पानी का होता है 1.33। जैसे तुम कांच का ले लो, कांच का होता है 1.5। जैसे तुम हीरा का ले लो, हीरा का होता है 2.42 या 43। तो बताओ इस सबसे ज्यादा सघन कौन है? हीरा। इसका अपवर्तनांक भी देखो सबसे ज्यादा, बोलवे नहीं करें। और सबसे कम सघन कौन है? हवा। निर्वात का कितना होता है? निर्वात का 1 के बराबर होता है। कितना के बराबर होता है? तो जैसे जैसे माध्यम की सघनता बढ़ते जाएगी, अपवर्तनांक बढ़ते जाएगा कि घटते जाएगा? और सबसे ज्यादा सघन जो होगा उसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं अपवर्तनांक किसी माध्यम की सघनता या विरलता को बताता है। जिसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा है हीरा का, इसीलिए सबसे अधिक कठोर है। और इसीलिए इससे क्या काटते हैं? शीशा। क्या काटते हैं? कहते हैं जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरा, देखो अपवर्तन का एग्जांपल क्या क्या है। जितना ऊपर उठा हुआ है सब अपवर्तन है। जैसे पानी में डूबा सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, पानी में तैरती मछली ऊपर उठी प्रतीत होती है, पानी में डूबा टेढ़ा लकड़ी का टुकड़ा छड़ी टेढ़ा प्रतीत होता है, सूर्य बड़ा प्रतीत होता है, तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। जितना प्रतीत होने वाला और ऊपर उठा हुआ, ये सब क्या है? अपवर्तन। सब क्या है? कहता देखो जब प्रकाश जब क्या दोस्त मेरे? प्रकाश जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने वास्तविक पथ से मुड़ जाती है, और यह घटना क्या कहलाता है? अपवर्तन। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश सघन से विरल में जाएगा तो यह अभिलंब से दूर जाएगा कि नजदीक? तो अभिलंब से दूर जाता है। और जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब के ओर, यही ना अभिलंब है, अभिलंब की ओर जाता है। और अपवर्तन के फलस्वरूप आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता, जबकि अन्य चीजें आयाम वेग तरंग दैर्ध्य बदल जाता है। अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश का वेग या तरंग दैर्ध्य बटा माध्यम में प्रकाश का वेग या तरंग दैर्ध्य। अपवर्तनांक की सहायता से किसी माध्यम की सघनता या विरलता का पता चलता है। अपवर्तनांक मात्रकहीन और बीमाहीन। अपवर्तनांक अधिक होने पर माध्यम सघन और अपवर्तनांक कम होने पर माध्यम विरल। देख लो माध्यम और अपवर्तनांक, इसका कर लो 1, इसका एगो 0 और बैठा के करो 8। ठीक कर लो, नवकावलम ठीक होगा। नहीं है ठीक? हवा का जल का होता है 1.33, इसको कभी कभी 4/3 भी लिखता है। कितना बटा कितना? कांच का होता है 1.5, इसको 3/2 भी लिखता है। हीरा का 2.42 या 4.8 कहता है। अपवर्तनांक सघनता से और या घनत्व के समानुपाती होता है। जो जितना ज्यादा सघन होगा उसका अपवर्तनांक ज्यादा की कम, आज जिसका सघनता कम उसका अपवर्तनांक कम। अब देखो दोस्त मेरे, ये लिख लिया। यहां पर कभी कभी क्या करता है, निर्वात में प्रकाश की चाल हमको पता है 3 × 10⁸ अपवर्तनांक तुमको दे देगा जल है 4/3, अब कह देगा माध्यम में प्रकाश की चाल x निकालिए। गुना भाग करके ना निकाल दोगे? ऐसा सवाल पूछता है, होगा भी शायद। देख लो, यदि हीरे का अपवर्तनांक दे दिया, अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल अब बटा माध्यम में प्रकाश की चाल, x मान लें। हीरे का अपवर्तनांक कितना दे दिया है? 2.42 है।
तो कह रहा है हीरे में प्रकाश की चाल यानी एक्स, यानी माध्यम में प्रकाश की चाल यानी एक्स का मान निकालना है। जोड़ घटाव कर देगा, आंसर नहीं आ जाएगा। अपवर्तन का नियम क्या है, नियम बताओ। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक तल में होगा कि अलग अलग तल में होगा? आपतन कोण का साइन और अपवर्तन कोण का साइन का अनुपात हमेशा एक नियतांक यानी म्यू के बराबर होता है। इसको कौन नियम कहते हैं? कौन नियम कहते हैं? हाँ, इसका चला कोई जरूरत नहीं है, काट दो इसको, भी काट दो। सीधा ही रिलेशन याद रखो, ए म्यू डब्ल्यू बराबर डब्ल्यू म्यू जी बराबर जी म्यू ए बराबर 1। ये सब नहीं याद रखते हुए एगो चीज हम बताते हैं जो पूछता है। अगर तुमको कह दे एक के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक, एक के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक? एक के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक, जिसके सापेक्ष कहेगा वो नीचे और दूसरा ऊपर, ये लिख लो है। देखा, एक के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक अगर होगा तो जिसके सापेक्ष होगा उसको नीचे के ऊपर, नीचे के ऊपर, नीचे के ऊपर, जिसके सापेक्ष होगा उसको कहां रखना है? नीचे। जिसके सापेक्ष होगा तो कहां रखना है? कहां रखना है? नीचे रखना है। जिसके सापेक्ष होगा उसको कहां रखना है? नीचे। रख दिया? अरे बोलो, जिसके सापेक्ष रखना है उसको कहां रखना है? नीचे। बोलो हाँ, पकड़। यही एगो पूछता है, इस सबको बाकी को याद रखने की जरूरत नहीं है। बता, अपवर्तन का एग्जांपल, पानी में डूबा सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता, पानी में डूबी आधी लकड़ी का टुकड़ा। जितना प्रतीत होने वाला एग्जांपल है सब क्या कर एग्जांपल है? अपवर्तन। पानी में तैरती मछली ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, क्या है? अपवर्तन। तारे टिमटिमाते हैं सुबह शाम के समय, सूर्य बड़ा दिखाई देता है, क्या है? अपवर्तन। सूर्योदय के से कुछ मिनट पूर्व अर्थात क्षैतिज के नीचे होने पर सूर्य का दिखाई देना, क्या है? अपवर्तन। अपवर्तन, सितारों का चमकना के मुख्य कारण क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन, जो किसके कारण होता है? अपवर्तनांक के कारण। अपवर्तन देखो तो यहाँ जो सघन माध्यम है, ऊपर में तो विरल न है, ऊपर में तो हवों है, तो वायुमंडल के अपवर्तन के कारण ये सघन हो जाता है, वो विरल हो जाता है, तो सितारे तुमको कैसे दिखाई देते हैं? चमकते हुए। जितना प्रतीत होने वाला है सब क्या है? अपवर्तन। जितना प्रतीत होने वाला सब अपवर्तन। पानी में डूबा सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, अपवर्तन। पानी में डूबी लकड़ी का टुकड़ा टेढ़ा प्रतीत होता है, अपवर्तन। तारे टिमटिमाते प्रतीत होता है, अपवर्तन। सूर्य बड़ा प्रतीत होता है, अपवर्तन। हम तुमको देख पाते हैं, परावर्तन। टेलीस्कोप परावर्तन, कैलिडोस्कोप परावर्तन। बोलबे नहीं करें। अनंत पर वस्तु रखेंगे, प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस पर। फोकस पर रखेंगे अनंत पर, सेंटर पर रखेंगे सेंटर पर। क्लियर है? और उत्तल दर्पण का प्रयोग साइड मिरर और रोड लैंप में। अब बाकी सब जगह किसका प्रयोग? अवतल दर्पण। सब जगह किसका? अवतल दर्पण। फोकस अ लगा हुआ होगा, फोकस का मान निगेटिव, और ऊ लगा हुआ होगा पॉजिटिव। वस्तु दूरी हमेशा निगेटिव। दर्पण के केस में काल्पनिक प्रतिबिंब दूरी पॉजिटिव, वास्तविक तो निगेटिव, और लेंस के केस में उल्टा हो जाएगा। P बराबर 1/f होगा जब मीटर में होगा, 100/f होगा जब सेंटीमीटर में होगा। बोलो। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सिंपल सा पूछ दे, अवतल दर्पण में, कौन दर्पण में? आर का मान जो होगा, वक्रता त्रिज्या, निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा? अरे अ लगा हुआ होगा तो एफ का मान निगेटिव होगा। एफ बराबर r/2 होता है, आर बराबर हो जाएगा 2f, तो एफ का मान निगेटिव तो r1 निगेटिव, एफ निगेटिव तो आर भी ना निगेटिव, क्योंकि एफ बराबर क्या होता है? r/2। ये निगेटिव दी भी निगेटिव, ई पॉजिटिव दी भी पॉजिटिव। वैसे ही P बराबर 1/f होता है, तो जगह फोकस दूरी पॉजिटिव होकर पावर भी पॉजिटिव, और जगह फोकस दूरी निगेटिव होकर पावर भी निगेटिव। क्लियर है? आज यहीं तक रखें, बोलेंगे। कल फिर मिलते हैं हम लोग, कितना बजे? 8 बजे। ठीक है, 8 बजे आ जाइएगा कल, क्योंकि आ जाएंगे तभी कंप्लीट हो पाएगा। क्या हुआ? और एक बात चला थोड़ा बता देते हैं, कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं जाएगा, तुम लोग बढ़िया से पढ़ो, 3 लाख रिजल्ट देना है।
बहुत ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। अगर तुम एग्जाम हॉल में यहां पर 35 नंबर भी ला पाते हो, 30 से 35 नंबर हमारे यहाँ टेस्ट में अगर तुम ला पाते हो तो वहां तुम्हारा नंबर बढ़ेगा। लेकिन अभी थोड़ा क्वेश्चन का लेवल कम किए हैं, अभी नंबर आना चाहिए। कितने लोग 30 नंबर प्लस हैं? 30 प्लस हैं। तो दोस्त मेरे थोड़ी तैयारी को बढ़ा दो, 5-7 दिन है, बढ़िया से रिवीजन कर लो तो और काम हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन थोड़ा सा मेहनत बढ़ाना पड़ेगा। और जिनका ड्राइवर में मान लो लगता है मेरा कोर्स कंप्लीट नहीं है, हर 10, 15, 20 दिन के बाद नया एग्जाम आएगा। तुम सबका फॉर्म भरवे नहीं किया होगा, हर 15 दिन बाद नया एग्जाम आएगा। एगो में गड़बड़ाएगा, सिलेबस मान लो कंप्लीट नहीं है, दूसरा में मारेंगे, दूसरा में गड़बड़ाएगा, तीसरा में मारेंगे। 5 को चांस में 1 को नहीं होगा, और लास्ट में कहीं नहीं होगा तो ग्रुप डी है ये। वो तो ई महीना या अगला महीना होकर वैकेंसी आना है, अब पता नहीं काहे लेट है। जितना लेट है वही बहुत है, बहुत जल्द आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा, अब पर्याप्त मात्रा में मिलेगा, इसलिए एकदम तैयार रहो। अब बोर्ड गड़बड़ा देगा तो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन मिलेगा पर्याप्त मात्रा में। कल मिलते हैं कितना बजे? 8 बजे। और आज शाम में हॉटशॉट चलेगा। और आज ग्रुप डी का टेस्ट है कितने बजे से? 12 बजे, 2 बजे, 4 बजे, सही है। और कल एनटीपीसी का टेस्ट है 12 बजे, 2 बजे, 4 बजे। थैंक यू वेरी मच।